हाँ जी, कहां तक क्वांटम नंबर करके कुछ चालू हुआ था क्या? ड्रॉबैक्स ऑफ बोर मॉडल, समरफील्ड एक्सटेंशन ऑफ बोर मॉडल और डी ब्रोगली वगैरह कुछ नहीं। तो शायद डी ब्रोगली स्टार्ट करना होगा। लिखो फिर। क्या बात है? अच्छा, होमवर्क दिया था मैंने, कुछ करते डिस्कस करेंगे। डी ब्रोगली कंसेप्ट। हाँ, देखो डी ब्रोगली ने क्या बोला कि जैसे पहले लाइट का, एनर्जी का कौन सा नेचर मानते थे? वेव नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी का ट्रांसफर वेव की फॉर्म में होता है, कंटिन्यूअस होता है। बाद में आई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उसने बोला नहीं, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी का ट्रांसफर कंटिन्यूअस नहीं, डिसकंटिन्यूअस होता है एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में, जिनको बोला जाता है क्वांटम या फिर फोटोन। और बाद में बोला कि यार एनर्जी का ड्यूअल नेचर होता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। डी ब्रोगली ने कहा कि इस हिसाब से तो किसी भी पार्टिकल को भी मूव करते वक्त वेव नेचर रखना चाहिए, क्योंकि पार्टिकल को पहले एनर्जी को क्या बोल रहे थे? वेव, बाद में बोला पार्टिकल, बाद में बोला ड्यूअल। तो ये बोलता है कि इसको पार्टिकल क्यों बोलते हो? जब ये मूव करता है तो ये भी वेव की तरह मूव करता होगा। क्रिकेट की बॉल है, वो ऐसे नहीं जाती होगी, वो ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब वेव बनाते हुए ऐसे जाती होगी। एरोप्लेन चलता है तो पार्टिकल है, तो ऐसे नहीं जाता वो। ये कहता है कि वो ऐसे 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 वेव बनाते हुए चलता है। तो कुल मिला के इसने क्या बोला? इसने बात करी ड्यूअल नेचर ऑफ एटम का, बोल रहा हूं मैं, ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल। ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल मतलब कोई भी पार्टिकल मूव करते वक्त वो वेव बनाते हुए मूव करता होगा, ऐसा इसने कहा। बस ये इसकी थ्योरी थी, इसने ऐसा कह दिया। कुछ समय बाद इसकी बात सही भी प्रूव हुई एक एक्सपेरिमेंट से, जो कि इसने नहीं किया, तो किसी और ने इसकी बात को सही प्रूव किया। उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? डेविसन एंड जर्मर साइंटिस्ट का नाम था। एक्सपेरिमेंट का नाम था क्रिस्टल डिफ्रैक्शन ऑफ कैथोड रे। ये एक्सपेरिमेंट हुआ। अब कैथोड रे क्या होता है? अरे यार, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। कैथोड रे वो रेस जिनके अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो, और कैथोड रे के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन। कैथोड और कैथोड रे में डिफरेंस है। तो कैथोड रे वो जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज हो, कुल मिला के इलेक्ट्रॉन की बीम को कैथोड रे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैसा है? पार्टिकल। क्या मानते हो अभी तक तुम इलेक्ट्रॉन को? पार्टिकल। और उसका हो रहा है डिफ्रैक्शन, और डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी है वेव की। तो ये तो पार्टिकल भी वेव नेचर शो कर रहा है। इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया कि पार्टिकल का भी वेव नेचर होता है, ड्यूअल नेचर होता है। ये एक्सपेरिमेंट किया था डेविसन एंड जर्मर। तो प्रूव डी ब्रोगली ने नहीं किया, उसके कंसेप्ट को प्रूव डेविसन एंड जर्मर ने किया। अब क्योंकि किसी भी पार्टिकल का वेव नेचर होता है, तो फिर वेवलेंथ भी होती होगी। तो वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए इसने बोला उस पार्टिकल के लिए वेवलेंथ
विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। अब जो बात तुम्हारे दिमाग में चल रही है कि सर एरोप्लेन तो मतलब, तो देखो क्या है, इसने फिर क्लियर की बात को थोड़ा सा और, कि जिसका मास ज्यादा है, उसका मोमेंटम ज्यादा है, उसके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ बहुत कम है, और बहुत कम है तो उसका वेव नेचर सिग्निफिकेंट है ही नहीं, मतलब उस वक्त वो वेव नेचर रखता ही नहीं है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ इतनी कम आई, 0.0000 तो इसका मतलब फिर उसमें वेव नेचर ना के बराबर है, उसका मतलब उसका पार्टिकल नेचर डोमिनेट कर रहा है। तो फिर किसके लिए, किस पार्टिकल के लिए उसका वेव नेचर डोमिनेट करेगा? जिसका मास कम। अब इलेक्ट्रॉन का मास ही देख लो, 10⁻31, मास कम, मोमेंटम कम, वेवलेंथ ज्यादा। तो इतने छोटे पार्टिकल जिनका मोमेंटम कम होगा, उनके लिए वेवलेंथ ज्यादा होगी, उसको नेग्लेक्ट करने लायक नहीं होगी। तो ये भी बोल सकते हैं कि और अच्छे से, कि ये इसकी बात एप्लीकेबल जो थी ना, वो मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए है। क्योंकि पहली बात, पार्टिकल मूव ही नहीं हो रहा, तो कौन सा वेव नेचर? जब मूव होगा तो वेव बनाएगा ना, अब मूव ही नहीं हो रहा। दूसरी बात, मूविंग माइक्रोस्कोपिक, छोटे पार्टिकल के लिए उनका मोमेंटम कम होगा, तो उनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उनके लिए वेव नेचर डोमिनेट करेगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। प्रपोर्शन हट गया, एच आ गया, मोमेंटम एम वी। अब लेकिन तुमसे ना ये बोल दे क्रिकेट की बॉल है, इसका मास ये है, इस वेलोसिटी से चल रहा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो, तो निकालोगे नहीं निकालोगे? निकालेंगे। सिग्निफिकेंस नहीं है उसका, क्रिकेट की बॉल तो ऐसे ऐसे नहीं चलती, लेकिन वो बोलेगा मास ये है, वेलोसिटी ये है, क्रिकेट की बॉल का वेवलेंथ निकालो, तो निकाल के बता देना ये रहा वेवलेंथ, जिसकी वैल्यू कम आएगी, और पूछा है तो बोलना पड़ेगा। ठीक है। और फॉर्मूले क्या बन जाएंगे? यहां पे बहुत सारे फॉर्मूले। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम बी, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय अंडर रूट 2m के ई, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर करके ऐसा कुछ आ जाएगा, h बाय अंडर रूट 2m क्यू वी। चार्ज पार्टिकल जो कि पोटेंशियल के अंदर मूव कर रहा है, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? q डॉट वी। ये q क्या है? चार्ज। किस यूनिट में रखोगे? कूलाम में। ये v क्या है? हाँ, पोटेंशियल बोल दो या पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो, तो पोटेंशियल किस यूनिट में? इन वोल्ट। सपोज तुम्हें काइनेटिक एनर्जी दे दी, तुमसे पूछा डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो, निकाल दोगे? काइनेटिक एनर्जी किस यूनिट में पुट करोगे? जूल में, एम के एस में। क्योंकि हो सकता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दे, क्योंकि हमने जो एनर्जीज पढ़ी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पढ़ी है इलेक्ट्रॉन के लिए, वो यहां पुट नहीं करना। ये जूल में, ये मास केजी में। ठीक है। ये v पोटेंशियल है। और भी फॉर्मूले हैं, देखो ये फॉर्मूले किसके लिए एप्लीकेबल है? कौन से पार्टिकल? स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन के लिए या सबके लिए? ये हर पार्टिकल के लिए, हर मूविंग पार्टिकल के लिए वैलिड है। अच्छा, लेकिन एक छोटी सी बात ये कि यार वेवलेंथ के बहुत फॉर्मूले आ गए। कौन कौन से आ गए बताना? इसमें वेवलेंथ कहां दिख गया तुम्हें? mvr इज इक्वल टू एनएच बाई 2 पाई में। वेवलेंथ के मैं फॉर्मूले बताता हूं। देखो, सबसे पहले तो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, है ना? फिर E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, फिर 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन टू स्क्वायर, जो लास्ट क्लास में किया था, जिसको रिडबर्ग फॉर्मूला बोलते हैं। और ये
इसको एक कैटेगरी मान लेते हैं, ये एक फॉर्मूला आ गया वेवलेंथ का। अब कैसे पता लगेगा कि ये लगाना है या वो लगाना है? ये गंदा जवाब मत देना कि जो गिवन होगा उसके हिसाब से हम देख लेंगे, वो फॉर्मूला लगा देंगे, नहीं। जब भी फोटोन आया, क्वांटम आया, इनमें से एक भी फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये लगेगा उनके लिए जिनका मास होता है, डस्ट पार्टिकल, क्रिकेट की बॉल, इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल। तो जैसे ये कुछ आ गया तो तुम समझ गए, हाँ इसका तो मास होता है। मास होता है तो उसको, उसके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ लगे। अब ये यहां से एनर्जी के पैकेट आ रहे हैं, तो लग रही है क्या चोट तुम्हें? मास ही नहीं है, इसके लिए ये फॉर्मूला नहीं, बाकी फॉर्मूले लगेंगे। समझ गए? अब इसमें से कौन सा लगेगा? तो हाँ, वो सही जवाब होगा, जो गिवन होगा वो देख के फॉर्मूला लगा दे। और बात सुन लो थोड़ी सी, स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला अंडर रूट 150 बाय वी। ये देखो क्या है कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉन आ गया तो इतनी मेहनत नहीं करना है, ये सब ऑलरेडी पुट कर कुरा के ये आंसर आया है एंगस्ट्रॉम में। है। ये वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का है और ये वी पोटेंशियल है, और ये वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में आएगा। ये एप्लीकेबल सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए है। अंडर रूट 150 ये भी याद कर सकते हो, 12 का स्क्वायर 144, तो इसका रूट 12.25 डिवाइडेड बाय रूट वी। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है, जब पोटेंशियल गिवन होगा तब। और सुन लो, सिग्निफिकेंस ऑफ ये डी ब्रोगली। हाँ, और क्या सीखने को मिला यहां पे? अब इलेक्ट्रॉन, बोर ने तो क्या बोल दिया, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है। इधर आता हूं, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। लेकिन डी ब्रोगली ने बोला इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, पार्टिकल मूव करते वक्त तो वेव बनाएगा। तो इसने ये बोला इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर वेव बनाते हुए घूम रहा है। अब बात यह है कितने वेव? तो इसने बोला कि 2πr, ये कोई ऑर्बिट है, ये उस ऑर्बिट का सरकमफेरेंस है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन वेव बनाते हुए घूम रहा है। एक वेव की लेंथ अगर लैम्डा है तो हो सकता है एक वेव बनाए, दो बनाए, तीन बनाए, चार, पांच, छह, सात, तो एन लैम्डा। किसी सरकमफेरेंस में, किसी सरकमफेरेंस में कितने वेव बनेंगे? एन लैम्डा। लैम्डा क्या है? एक वेव की लेंथ। एन क्या है? नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ वेव। अभी आएगा जो तुम बोल रहे हो, अभी फिलहाल तो मैंने ये बोला ना, वेव बनाते हुए घूमेगा। अब बात यह है कि एक वेव की लेंथ ये, और इतने नंबर ऑफ वेव्स बनाएगा। अब इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं? 2πr इज इक्वल टू एन, और लैम्डा की जगह डी ब्रोगली वेवलेंथ h बाय एम वी। एम वी आर, और इसको उधर भेज दो, क्या बन गया? एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2π। देखा देखा तो लग रहा है। बोर ने बोल तो दिया था कि ये होता है, प्रूफ क्या, मतलब बता ही नहीं पाया कि वो कहां से खुद लाया या कहां से सोच पाया, वो ये बोल ही नहीं पाया। तो डी ब्रोगली ने बताया कि बोर्ड ने जो बोला था वो ठीक है, एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2π होता है। अब वापस से सुनना,
mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई में n क्या होता था? ऑर्बिट नंबर, शेल नंबर। और अभी हमने ये n, यही वाला तो n है, अभी हमने n क्या माना था? नंबर ऑफ वेव। जो ऑर्बिट नंबर है वही नंबर ऑफ वेव है। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमेगा उतने ही वेव बनाते हुए घूमेगा। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में 1 वेव, सेकंड में 2 वेव, थर्ड में 3 वेव, फोर्थ में 4 वेव, फिफ्थ में 5 वेव, कुछ इस तरह से। जैसे ये ऑर्बिट नंबर अगर 3 है तो 3 वेव बनाएगा। ये कुछ इस तरह से, ये 3 वेव्स है। ये यहां से यहां तक ये 1 वेव, यहां से यहां तक 2 वेव, और ये यहां से यहां तक 3 वेव्स। फोर्थ ऑर्बिट में 4, फिफ्थ ऑर्बिट में 5, इस तरह से वेव होंगे। ठीक, तो देखो फॉर्मूले याद कर लो। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। यस सर नहीं बोलना, फॉर्मूले बोलना है। एच बाय पी, फिर एच बाय एम वी, फिर एच बाय अंडर रूट 2m के, एच बाय अंडर रूट 2m क्यू वी। लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू अंडर रूट 150 बाय वी। और ये 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। इस फॉर्मूले के 2 काम है। एक तो ये कि जो ऑर्बिट नंबर होगा वही उतने ही वेव बनाएगा। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि ऑर्बिट नंबर ये है तो वेव कितने बनाएगा। दूसरा ऐसे बोल दे, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 5th ऑर्बिट में घूम रहा है, बताओ उसकी वेवलेंथ क्या है। तब ये फॉर्मूला लगेगा। देखो ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है कहीं अपना, मतलब तो नहीं लगेगा। ये एटम के अंदर, ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है तो ये फॉर्मूला लगेगा। तुमसे बोला 5th ऑर्बिट, एन रख दो 5, आर रख दो 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, तो ये वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा। ये ऐसा हो रहा है, ठीक है फिर तो। कर लिया नोट? तो फिर तुम बातें ही करने लग गए तुम तो। फॉर्मूले याद कर लो, ये देख लो कौन सा कब अप्लाई करना है, किसको किस यूनिट में रखना है। और ये वाला फॉर्मूला किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के लिए, जब बोले कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है कुल मिला के, तब ये फॉर्मूला।
लिख लिया शायद तुमने। यूनिट्स वाली बात जो कि बहुत आसान लगती है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब इसको अपन अप्लाई करते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। अभी मैं लिखूंगा तो तुम्हें पता रहेगा, अब ये लिखेंगे मतलब ऐसे सोचोगे मन में तुम, यार क्यों लिख रहे हो सर, सब पता है तो। फिर क्वेश्चन में अप्लाई करते वक्त वो पता है पता नहीं कहाँ चल जाता है। जैसे एमकेएस में वेवलेंथ किस में, मीटर में, मीटर किलोग्राम सेकंड, ये किलोग्राम में। एच वैल्यू नहीं पूछ रहा है, जूल सेकंड में। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, सीजीएस में सेंटीमीटर में, ग्राम में, अर्ग सेकंड में, सेंटीमीटर पर सेकंड में। लिखे? An electron moves in an electric field having kinetic energy 2.5 electron volt. Then determine the associated de Broglie wavelength with electron in meter. क्या है आंसर? मीटर में बताना है? नहीं। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो? हाँ, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो? H/2m। काइनेटिक एनर्जी गिवन है, इसका मतलब जरूरी नहीं है यही लगाओगे।
किसकी काइनेटिक एनर्जी है? इलेक्ट्रॉन की। देखो अब कि इधर देख लो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू डॉट वी होता है। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी है? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। इज इक्वल टू, ये चार्ज किसका है? इलेक्ट्रॉन का। ई और ये और ये और ये कुल मिला के पोटेंशियल आ गया 2.5। कहने का मतलब ये है, इलेक्ट्रॉन के लिए अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन है, वही उसका पोटेंशियल होता है। ये बात इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। कहने का मतलब है, फॉर्मूला कौन सा लगा दोगे? अंडर रूट 150 बाय वी 2.5, पॉइंट हटाया, ये आ गया 1500, 25 से 6 टाइम कैंसिल, ये आ गया रूट 60। 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 8 से थोड़ा कम तो 7.8 एंगस्ट्रॉम। तो 7.8 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। आया समझ? हाँ, मैं बोल रहा हूं तुम्हारे बोलने से पहले ही कि वो फॉर्मूला लगाते तो भी आंसर आता। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करते, यहां रखते, लेकिन वैसा करेंगे नहीं। मेहनत का काम है ना, अपन तो वैसे ही कम करते। चेंज किया माइक, लेकिन वो प्रॉब्लम कहीं और से है। ठीक है, तो कहाँ थे? यहाँ थे, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। If the mass and velocity of if the mass and velocity of particle B is 50% and 25% of A respectively, then calculate wavelength of particle B if wavelength of particle A is 5 into 10 की पावर -5 मीटर।
मैं सुबह ही बोलना चाहिए था। फोर इंटू, इतनी देर तो लगनी ही नहीं चाहिए थी। 4 × 10⁻⁻⁴ मीटर। मैंने क्वेश्चन खत्म किया, उससे पहले आंसर देना था तुम्हें, क्योंकि देखो ना कुछ है ही नहीं। लैम्डा ए बाय लैम्डा बी इज इक्वल टू एम बी वी बी बाय एम ए वी ए। रेशियो लोगे तो लैम्डा ए तो गिवन है 5 × 10⁻⁻⁵। लैम्डा बी निकालना है। मास ऑफ बी इज 50% ऑफ ए, तो मतलब मास ऑफ ए बाय 2 50%, तो यही होता है 50/100 1/2। वेलोसिटी ऑफ बी इज 25%, मतलब हाँ वी ए बाय 4 डिवाइड बाय एम ए इंटू वी ए। तो ये 8 एंड 5 × 8 इज 40, तो 4 × 10⁻⁻⁴ मीटर। Calculate wavelength of electron if its velocity is 1/10 of that of light. If its velocity is 1/10 of that of light. (2.4 × 10⁻⁻11 मीटर। क्या फॉर्मूला लगेगा? mv वाला। तो लैम्डा इज इक्वल टू h 6.6 × 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 इंटू वेलोसिटी 1/10 ऑफ 3 × 10⁸, तो 3 × 10⁷। एक बार देख लो, सब कुछ MKS में रखा है ना? हाँ, ये चेक करना जरूरी होता है। तो ये कैंसिल हुआ 2.2 टाइम, ऊपर वाला नंबर छोटा नीचे वाला नंबर बड़ा, डिवाइड करना उतना अच्छा नहीं लगता, तो ये पॉइंट हटा दो, इधर 10 आ जाएगा। अब ये नहीं कि ये पॉइंट हटाया तो ये पॉइंट भी हटा दिया, क्योंकि फिर 22 91 फिर अच्छा नहीं लगता, तो 10 वहां रखा रहने दो, इधर मल्टीप्लाई मत करो। तो ये बन गया 22/9 × 10⁻⁻11। 9 × 3 is 27 and 9 × 2 is 18, लगभग कहीं बीच में, तो 2.4 या 5 × 10⁻⁻11 मीटर। Calculate momentum of particle in gram centimeter second inverse. Calculate momentum of particle
in gram, centimeter, second inverse. If its wavelength is 1 angstrom. If its wavelength is 1 angstrom. आया 10 की पावर -19 किस यूनिट को कन्वर्ट करना है? किसी को भी किसी में भी कन्वर्ट मत करो, बस सब कुछ अपने आप सीजीएस में रखो। कन्वर्ट करना थोड़ी होता है सीजीएस में रखने का मतलब। देखो ये पूछा है मोमेंटम ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, ये सीजीएस है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो ये करो ना कि बाकी सबको भी सीजीएस में रख दो, अपने आप ही आंसर सही यूनिट में आ जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी होता है, तुम्हें पी फाइंड करना है, तो एच बाय लैम्डा, एच अर्ग वाला 6.6 इंटू 10 की पावर -34, वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम है, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर में रखेंगे, सीजीएस में रखेंगे 10 की पावर -8 27 अर्ग में रखेंगे। ये अर्ग में, ये सेंटीमीटर में, तो अपने आप आंसर सीजीएस में ही आ गया 6.6 इंटू 10 की पावर -19, यही यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन calculate the wavelength of electron present in second orbit of H atom. Calculate the wavelength of electron present in second orbit of H atom. एंगस्ट्रॉम में बोलोगे तो 6.6, 6.5 या 6.6 आ जाए। कौन सा फॉर्मूला? इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ किसी ऑर्बिट में तो एक ही फॉर्मूला 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा। तो सेकंड ऑर्बिट बोला है तो 2 से 2 कट जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू पाई आर, क्योंकि ऑर्बिट नंबर 2 है। पाई 3.14, रेडियस 0.53 इंटू n स्क्वायर, 2 स्क्वायर डिवाइड बाय z। हाँ, ये रेडियस एंगस्ट्रॉम में आता है तो वेवलेंथ भी एंगस्ट्रॉम में आएगा। ये होता है 4
ये होता है 4 का आधा, 0.5 मतलब आधा, 4 का आधा 2, लेकिन क्योंकि 0.53 है तो 2 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। एक बार 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो 6.3 आएगा, 6.3 आएगा, राउंड ऑफ करोगे ना। अब 6.3 से थोड़ा ज्यादा, क्योंकि यहाँ 2 से थोड़ा ज्यादा था, तो 6.5 या 6.6 एंगस्ट्रॉम। Find ratio of velocities of methane and oxygen molecules. Find ratio of velocity of methane and oxygen molecules so that they are associated with equal wavelength. बताओ, 2:1। अच्छा देखो, अब कभी ये क्वेश्चन आया, क्योंकि अभी तो क्या है, डी ब्रोगली चल रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में डी ब्रोगली है, वरना रेशियो वेवलेंथ, वेवलेंथ इक्वल बोला है। अब कैसे समझ में आया? CH4 और O2 का मास है, ये पार्टिकल है, पार्टिकल के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो कुल मिला के डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल है। तो ये बोल सकते हैं लैम्डा ऑफ CH4 इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ O2, क्योंकि मैंने मॉलिक्यूल बोला है तो वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया, ये इक्वल है H/mv, H कैंसिल हो जाएगा, मास ऑफ CH4 16, ये वेलोसिटी ऑफ CH4, ये H/32 इंटू वेलोसिटी ऑफ O2। तो ये बाय ये पूछा है, तो वेलोसिटी ऑफ CH4 बाय वेलोसिटी ऑफ O2 इज इक्वल टू 2/1। हाइजेनबर्ग, HEI, ठीक है। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जैसा कि नाम ही बता रहा है, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी से क्या समझते हो? जो फिक्स नहीं हो, जो सर्टेन नहीं हो, जिसमें कुछ एरर हो, जिसमें कुछ गड़बड़ हो, जिसमें कुछ मिस्टेक हो, उसको बोलते हैं कि इसमें कुछ अनसर्टेनिटी है, मतलब ये बात फिक्स नहीं है। ये बोलता है छोटे पार्टिकल के लिए तुम उसकी पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ सही सही नहीं बता सकते। देखो, बड़े पार्टिकल के लिए ये बात वैलिड नहीं है। बड़ा पार्टिकल मेरे को ही मान लो, अगर मैं चल रहा हूं तो मेरी पोजीशन बता सकते हो कि अभी ये पोजीशन है, और इसी वक्त पे ये भी बता सकते हो कि मेरी स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। कार चल रही है तो तुम बता सकते हो कि अभी पोजीशन इसकी ये है, और वेलोसिटी तो स्पीडोमीटर पे ही दिखती है। तो उसके लिए, बड़े पार्टिकल के लिए, उसकी पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ सही सही बता सकते हैं, लेकिन
माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए तुम पोजीशन बताने लगोगे, ये रहा पार्टिकल, उतने में उसने वेलोसिटी बदल ली, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल आंखों से तो दिख नहीं रहा है। तुम वेलोसिटी बताओगे, पता लगा कहीं और पहुंच गया, उसकी पोजीशन कुछ और होगी। छोटे पार्टिकल के लिए पोजीशन एंड वेलोसिटी बोल दो या मोमेंटम बोल दो। तो पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। तो पोजीशन एंड मोमेंटम कांट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। अगर डिटरमाइन करने बैठोगे तो इसने बोला कुछ ना कुछ उसके अंदर एरर आएगी। तो अब आगे ये बात बोलता है कि एरर इन पोजीशन इनटू एरर इन मोमेंटम कम से कम h/4 पाई होगा। ये डेल्टा x पोजीशन नहीं है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी है। डेल्टा p मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम में चेंज भी नहीं है, अनसर्टेनिटी है, एरर है, गड़बड़ है। ये कह रहा है जब तुम दोनों फाइंड करने लगोगे तो दोनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ आएगी। उन गड़बड़ का मल्टीप्लीकेशन कम से कम h/4 पाई आएगा या उससे ज्यादा भी आ सकता है। कैलकुलेशन करते वक्त ये ग्रेटर हटा देते हैं, इक्वल लगा देते हैं। क्या क्वेश्चन बन सकता है ये देख। यस सर, नहीं मैं बता रहा हूं क्या क्वेश्चन बन सकता है। डेल्टा x देके डेल्टा p पूछ लेगा, डेल्टा p देके डेल्टा x पूछ लेगा, और ये तो कांस्टेंट है। और ज्यादा पूछना हुआ तो ये कर दो कि डेल्टा x इंटू m डेल्टा v ग्रेटर देन इज इक्वल टू h/4 पाई। इसमें तुम्हें ये करना रहेगा कि मास भी पुट करना रहेगा, फिर एरर वेलोसिटी में देके ये पूछ लेगा या वाइस वर्सा। तो न्यूमेरिकल के हिसाब से तो ये दो फॉर्मूले। अच्छा, अगर ये बोल दिया जाए, अब बातें करने के लिए और भी बातें, कि तुमने एग्जैक्ट पोजीशन बता दी, एग्जैक्ट पोजीशन बता दी, तो डेल्टा एक्स क्या हो गया। देखो कोई भी चीज एग्जैक्ट बता दी तो उसमें गड़बड़ कितनी है, कोई गड़बड़ नहीं है। उसमें एरर कितनी है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो अगर पोजीशन एग्जैक्ट बता दी तो उसमें अनसर्टेनिटी, एरर, चांस नहीं है, तो वो कितना आ गया, 0। अगर डेल्टा एक्स 0 आ गया तो डेल्टा पी कितना आएगा। अब किसी किसी को लग रहा है सर ये 0 इधर गया तो 0 ही आ गया मतलब। लेकिन अगर तुमने डेल्टा एक्स 0 बोल दिया और साथ में डेल्टा पी भी 0 बोल दिया, इसका मतलब तुम कह रहे हो कि तुमने मोमेंटम भी एग्जैक्ट निकाल लिया। तो होगा ये 0 है ना, ये इधर गया, समथिंग बाय 0, डेल्टा पी 0 नहीं आएगा, इनफाइनाइट आएगा। इसका मतलब उसमें एरर इनफाइनाइट होगी, उसमें एरर ही एरर होगी, क्योंकि एक चीज तुमने एग्जैक्ट निकाल ली। सेम अगर एग्जैक्ट मोमेंटम निकाल लिया तो उसमें एरर नहीं है, तो डेल्टा पी 0 है, तो डेल्टा एक्स इनफाइनाइट है। ठीक, अब h कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। तो जब सवाल यही आना है, एक देख के दूसरा पूछेगा या दूसरा देख के पहला पूछेगा, तो ये वैल्यू कैलकुलेशन थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं। h/4 पाई कुल मिला के आता है 0.527 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। देखो कैसे याद रखें, h की पावर याद है तुम्हें, 10⁻⁻34, रेडियस 0.53, तो इसको याद कर लो 0.53। हालांकि वहां था 0.529 और यहाँ है 0.527, दोनों को याद कर लो 0.53। तो इससे हुआ ये डायरेक्ट पुट कर दिया, अब बस एक डिवाइड करते ही तुरंत आंसर आया, समझ। अच्छा, पूछने के लिए और ये भी पूछ सकता है, न्यूमेरिकल के लिए इतनी बात काफी है, पूछने के लिए और भी पूछ सकता है कि और कौन सा एक्सप्रेशन सही है हाइजेनबर्ग का।
तो एक और एक्सप्रेशन देखा जा सकता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई। कुछ तो किया नहीं मैंने, तो इंटू टी बाय टी, तो मोमेंटम पर यूनिट टाइम, फोर्स, फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, वर्क या एनर्जी, तो ये इतना इतना ये बन जाएगा डेल्टा ई। ये डेल्टा ई ऐसा ही है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई। ये न्यूमेरिकल के लिए नहीं है, ऐसा बोल देगा अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, ऑल, ये बस इसलिए है। नोट करो इतना। इतना कि आवाज सुन के गर्मी लग गई। करा नोट। अच्छा, थोड़ी बातें कर लेते हैं। हाइजेनबर्ग ने कुल मिला के क्या बोला, अब तुम पोजीशन और मोमेंटम मतलब वेलोसिटी बोल लो, पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ सही सही नहीं बता सकते। हाइजेनबर्ग ने बोला पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ सही सही नहीं बता सकते। बोर ने तो बताई है, ये न्यूक्लियस है, ये डिस्टेंस 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, तो ये इस ऑर्बिट में घूम रहा है, किस वेलोसिटी से घूम रहा है, 2.18 इंटू 10⁶ जेड बाय एन। तो बोर ने तो पोजीशन भी बता दिया, वेलोसिटी भी बता दिया, ये कह रहा है कि यार छोटे पार्टिकल के लिए तुम बता ही नहीं सकते। तो इसी वजह से इसके हिसाब से तो बोर गलत है, और वैसे भी बोर गलत ही है क्योंकि उसने सब कुछ एग्जैक्ट बता दिया, तो वो सही नहीं है। तो 2 लाइन लिखते हैं अपन, थोड़ा सा कोशिश करना समझो, नहीं तो मैं समझाऊंगा। हाइजेनबर्ग Heisenberg contradicts the Heisenberg contradicts the Bohr model of fixed circular orbit. मतलब हाइजेनबर्ग ये कहता है कि बोर ने जो बोला फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट ये होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब हाइजेनबर्ग अपनी बात कहता है, तो फिर क्या होगा? सेकंड लाइन, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग we can only identify a region in space where probability of finding electron will be maximum. मतलब
मतलब हाइजेनबर्ग कहता है तुम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये घूम रहा। हाइजेनबर्ग कहता है तुम एक जगह बता सकते हो कि ये जगह है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। उसी जगह को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। उसी जगह को बोलते हैं ऑर्बिटल। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। ये एक आध ही फॉर्मूला है, करते हैं क्वेश्चन। द अनसर्टेनिटी in position of electron is 1 angstrom. The uncertainty in position of electron is 1 angstrom. Then calculate uncertainty in velocity into 10 की पावर। जिस स्टाइल से बोला, uncertainty in its velocity in meter per second। मीटर पर सेकंड में थोड़ा अप्रोक्सीमेशन या तो ज्यादा ही या फिर 4 × 10⁻⁶। पावर भी गलत है, नंबर भी गलत है, और हाँ दोनों आसपास हैं। हाँ आंसर कुछ बोल रहे थे तुम। समथिंग भी क्या है कि वो समथिंग का मतलब क्या थिंग है वो बोल दें तो भी थोड़ा ठीक रहता है। अप्रोक्स में ही बोलते, मैं भी अप्रोक्स में ही चलता हूं, तुम भी अप्रोक्स में चलो। 0 पॉइंट नहीं 5 पॉइंट बोलो। 5.9 इंटू 10 की पावर 5। 5.8 या 5.9 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है 5.7, 8, 9 सब चलेगा। समथिंग का मतलब यही होता है, मतलब तो क्या फॉर्मूला लगाया जाए? डेल्टा एक्स मैंने डेल्टा वी पूछा है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू, देखो h/4 पाई तो अपने को पता है, 0.53 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाय मास रख लेते हैं 9.1 इंटू 10 की पावर -31, और इंटू एंगस्ट्रॉम को एमकेएस में रखेंगे 10 की पावर -10। देखो फिर से वही बात, ऊपर नंबर छोटा नीचे बड़ा, मजा नहीं आता। ये पॉइंट हटाओ और इधर 100 लगा दो। अब ये नहीं कि ये पॉइंट भी हटाओ 91, फिर मजा खराब होगा। तो अब बताओ 9 की टेबल में 53 के आसपास 9 इंटू 6 इज 54। अब ये 54 तो नहीं है, 53 है, तो 6 से थोड़ा सा कम, तो 5.8 मान लो या 9 मान लो इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। A dust particle, next question, a dust particle has mass 10 की पावर -11 ग्राम, 10 की पावर -11 ग्राम, and velocity
10 की पावर -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मूविंग विद एक्यूरेसी ऑफ, moving with accuracy of 99.9%, moving with accuracy of 99.9%, then find delta x in centimeter. नहीं नहीं, ऑनलाइन वालों का देख लेते हैं किसी का सही है क्या। नहीं, हाँ -10 जिसने बोला आगे नंबर बोलना। ये अभी क्योंकि मैंने उससे पूछा इसलिए, क्या 5.3 इंटू, हाँ ये सही है। तुमने -8 बोला था, माइनस वो बाद वाला एक बार सुना फिर मुझे लगा वही, तो इसलिए मैंने ध्यान ही नहीं दिया। -9, हाँ वो मास लग रहा था ना तुम्हारे, तो वो थोड़ा सा 5.3 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। देखो ये ग्राम में है, ये सेंटीमीटर। अच्छा ये एरर नहीं गिवन है, ये तो वेलोसिटी दे दिया, ये डेल्टा वी नहीं है, इसको पुट मत कर देना। तो डेल्टा एक्स इंटू, या डेल्टा एक्स का फॉर्मूला ही लिख देते हो ना डायरेक्ट, कि h/4 पाई और इनटू में m और इनटू में डेल्टा वी। ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में पूछा है, और ये भी सेंटीमीटर और ये भी ग्राम, सब कुछ सीजीएस में ही चलने देते हैं। तो h/4 पाई पहले तो तुम बिना सोचे समझे पुट कर रहे हो कि 0.53 इंटू 10 की पावर -34, जब सब कुछ सीजीएस में है तो इसको भी तो रखो यार। अब मास ग्राम में 10 की पावर -11 कन्वर्ट ही नहीं करना। वेलोसिटी 10 की पावर -4 है, लेकिन वेलोसिटी पुट नहीं करते यहां पे, यहां पुट करते हैं एरर। तो एरर कितना है इसका? 0.1%, क्योंकि जब एक्यूरेसी 99.9% है तो एरर कितना है? 0.1%। तो आधे लोग तो इसका 0.1% निकालने में गलती कर रहे हैं। 0.1% मतलब इंटू 0.1/100, 0.1% यही तो होगा। इंटू 0.1/100 2% क्या होगा? 2/100। 0.1% क्या होगा? 0.1/100। बहुत सारे लोग यहां भी गलती कर रहे हैं। तो ये आ गया 10 की पावर -3, -7, -18 +18।
तो 0.53 इंटू 10⁻⁻9 सेंटीमीटर और 5.3 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर एक इक्वेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, अपने सिलेबस में नहीं है, पर इसी के जो सॉल्यूशन होते हैं, इसी के जो रूट होते हैं, वहां से क्वांटम नंबर आते हैं। तो वैसे सिलेबस में नहीं है, पर एक बार सिर्फ इक्वेशन देख लेते हैं ऐसे ही। क्यों नहीं है, वो इक्वेशन देख के तुम्हें समझ आ जाएगा। d2 psi by dx square plus d2 psi by dy square plus d2 psi by dz square plus 8 pi square m e minus v by h square into psi is equal to 0। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। तो क्यों नहीं है सिलेबस में, तुम्हें समझ आ रहा होगा। हाँ, पर फिर भी अब लिखा है मैंने, तो एक बार ऐसे ही देख लो बस कि हाँ ये इक्वेशन होती है इसी के। अच्छा, ये इक्वेशन ना अब ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर आ गया ना। डी ब्रोगली ने जैसे ही बोला कि मूव वेव की फॉर्म में करता है, तो इसी के जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन आर एन एल एंड एम, 3 क्वांटम नंबर तो यहां से आते हैं इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन। और फिर एक और क्वांटम नंबर होता है स्पिन, वो यहां से नहीं आता है। तो कभी ये भी पूछ लिया जाए इसके सॉल्यूशन कितने हैं, 3। कौन कौन, एन एल एम, प्रिंसिपल, एजिम्यूथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये एन एल एम यही बताते हैं, एन एल एम यही बताते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, शाय एन एल एम। ऑर्बिटल क्या है, वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ये एन बताता है साइज ऑफ ऑर्बिटल, जैसे जैसे एन बढ़ेगा साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ेगा। ये एल बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल, याद करो एस पी डी एफ, एस स्क्वायर, पी डंबल, डी डबल डंबल। एम बताता है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन मतलब वो एक्स एक्सिस में है, वाई में है, जेड में है, किस तरह से रखा हुआ है। लिखा, एन एल एम, ये याद कर लेना, एन एल एम साइज, शेप, ओरिएंटेशन। तो ऑर्बिटल तो वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन मिलता है।
नोड वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। तुमने वहां तक लिख लिया तो फिर मैं चालू। तो नोड में लोगों को थोड़ी तकलीफ रहती है कि यार ये कहाँ पे होते हैं, कैसे दिखते हैं, नोड कितने तरह के होते हैं, इनके नाम क्या क्या है, इनका फॉर्मूला क्या क्या है, वो अपन समझते हैं। देखो नोड दो तरह के होते हैं। पहला रेडियल नोड और सेकंड एंगुलर नोड। अब बात यही खत्म नहीं होती, इसके दो नाम और है, इसके दो नाम और है, तो कुल मिला के 6 नाम है, तो कंफ्यूजन बहुत सारा है। क्योंकि वो एक नाम बोलेगा तो समझ नहीं आता कि ये इस 3 में से बोला है या इस 3 में से बोला है, तो अपन वो भी समझते हुए चलेंगे। रेडियल का ही एक और नाम होता है स्फेरिकल नोड, और एक और नाम होता है नोडल सरफेस। जैसे अभी किसी ने प्लेन बोल दिया, तो नोडल प्लेन इसको नहीं बोलते, नीचे वाले में होता है। एंगुलर नोड इसी को बोलते हैं नॉन स्फेरिकल नोड, और इसी को बोलते हैं नोडल प्लेन। अब इनके ये नाम क्यों हैं, जब इनकी शक्ल देखेंगे अपन कि ये कहां पे पाए जाते हैं, तो ये नाम फिर अपने को क्लियर होंगे। हाँ, रेडियल नोड और एंगुलर अच्छा ज्यादा जाने जाता है ये रेडियल नोड से और ये नोडल प्लेन से। रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n-l-1, और नोडल प्लेन का फॉर्मूला होता है l। कैसे दिखेगा आराम से, कभी कोई टोटल नोड पूछ ले तो दोनों को ऐड कर दो, n-1। पहला वाला समझते हैं कि ये रेडियल नोड कहां पे है, और इसके तीनों ये नाम जस्टिफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। देखो रेडियल नोड, ये मान लो 1s है, तो एस का शेप पता ही है सबको, स्फीयर होता है। 2s कैसा होगा, वो भी स्फीयर होगा लेकिन 1s से बड़ा होगा। तो 2s कहां होगा, यहीं पे होगा, लेकिन 1s से बड़ा होगा, ये 2s कहलाएगा। अब 1s और 2s के बीच में एक जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, जीरो होती है। इसको बोलते हैं, इसको रेडियल नोड। 1s के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है। देखो न्यूक्लियस को नोड नहीं बोलते, नोड वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन ना मिले। न्यूक्लियस में पक्का इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, तो उसको नोड मत बोल देना। न्यूक्लियस को छोड़ के और कहीं जहां इलेक्ट्रॉन ना मिले, क्योंकि 1s के बीच में यार न्यूक्लियस है, ये नोड नहीं है। वहां तो पक्की बात है यार, न्यूक्लियस में कहां से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, सब खत्म हो जाएगा फिर। तो 1s में मैं तुमसे पूछूं रेडियल नोड कितना, है ही नहीं ना। 2s में कितना, ये रेडियल नोड है। अब देखो नाम जस्टिफाई हो रहा है। रेडियल नोड रेडियस के अलोंग, स्फेरिकल नोड स्फेयर के अलोंग। ये कोई प्लेन नहीं है, ये एक जगह है, एक सरफेस है, पूरी की पूरी जगह है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। मैं तुमसे पूछूं 3s में बताओ, तो 3s भी ऐसा ही होगा। 1s और 2s के बीच में एक, और ऐसे ही 2s और 3s के बीच में एक, कुल मिला के कितना आ गया, 2। अब तुम चाहो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, जैसे 1s में 1 - 0 - 1 0, 2s में 2 - 0 - 1 1, 3s में 3 माइनस, आया समझ में, ये रेडियल नोड है। एस में ही नहीं होता, पी में भी होता है, डी में भी होता है। पी की और बात कर लेते हैं। देखो पहला पी, पहला पी 1p,
पहला px 2px, ये 1p थोड़ी होता है, 2px। अच्छा, px py pz के शेप की भी बात कर लेते हैं। p डंबल, d डबल डंबल, px है तो x एक्सिस पे डंबल, py है तो y एक्सिस पे, pz है तो z एक्सिस पे। इसी को बोलते हैं डायरेक्शनल। देखो ये डायरेक्शनल नहीं है s। मैं तुमसे बोलूं s के अंदर x एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा क्या? नहीं, हर जगह इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बराबर है, क्योंकि s नॉन डायरेक्शनल है, स्फीयर है, सिमेट्रिकल है। इनको p को डायरेक्शनल बोलते हैं। क्यों डायरेक्शनल बोलते हैं? x एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, py में y में मिलेगा, pz में z में मिलेगा। ठीक है, तो ये px है। अच्छा, 2px में रेडियल नोड 0, क्योंकि ये पहला p है। 3px कैसा होगा? ऐसा ही होगा, ये रहा 3px, ये रहा, ये 3px है। पर 2px और 3px के बीच में ये ऐसी जगह होगी जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। इसको भी क्या बोलेंगे? रेडियल नोड। तो 3px में ऐसे 1 आया, वहां रखो 3 माइनस p के लिए 1, तो 3 माइनस 2 1 आ गया ना। आया समझ में? तो इसी तरह से d का पूछा जाएगा तो अब फॉर्मूला लगा देना। d के लिए रेडियल नोड तो फॉर्मूला। ये तो होते हैं रेडियल नोड। अब बात कर लेते हैं किसकी? एंगुलर नोड, जिसको बोल देते हैं नोडल प्लेन। क्या हुआ? कल कर लेंगे, कल भी क्लास है अपने, और परसों भी क्लास है अपने। नोडल प्लेन, नोडल प्लेन वो प्लेन जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा उसको बोलेंगे नोडल प्लेन, पूरे प्लेन में। अब समझना, एस के अंदर बात करते हैं। बताओ, ऐसा कोई प्लेन तुम्हें दिख रहा है क्या जहां इलेक्ट्रॉन ना मिले? ये तो नॉन डायरेक्शनल है, हर जगह इलेक्ट्रॉन मिलता। तो एस के अंदर नोडल प्लेन आएगा 0। कोई ऐसा प्लेन है ही नहीं जहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं, तो इसको बोलेंगे एस के अंदर कोई सा भी एस हो, 1s 2s 3s 4s, नोडल प्लेन कितना? 0। तुम फॉर्मूले से भी देख सकते हो, एस के लिए एल कितना? नोडल प्लेन 0। पी की बात करते हैं, देखना देखना, जैसे ये px है, ये px है, तो इसमें नोडल प्लेन ये वाला है। इस पूरे प्लेन में इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं मिलेगा। देखो नाम बता रहा है ना, नोडल प्लेन। उस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलना चाहिए। ये तो px के अंदर नोडल प्लेन का नंबर कितना? 1। नाम क्या? प्लेन का नाम क्या? देखो नाम यहां x है ना, प्लेन ये है, प्लेन 2 एक्सिस से मिलता है, yz, जो यहां सुनाई नहीं दे रहा। ऐसे ही अगला p का होगा py, उसमें भी नोडल प्लेन 1 xz। अगला p का होगा pz। ठीक, ऐसे ही बात कर लेते हैं d की। देखो d जो है ना, वो 2 तरह के होते हैं, ऑन एक्सिस और बिटवीन एक्सिस। बिटवीन एक्सिस वाला होता है dxy, dyz, dzx। ऑन एक्सिस वाले होते हैं dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। p को बोलते हैं 3 डिजनरेटेड ऑर्बिटल, क्योंकि तीनों की एनर्जी सेम है, px py pz। d को बोलते हैं 5 डिजनरेटेड ऑर्बिटल, इन पांचों की एनर्जी सेम है। बताओ s को कौन सा डिजनरेटेड बोलेगी? s डिजनरेटेड होगा ही नहीं। डिजनरेटेड मतलब होता है सेम एनर्जी, तो एक अकेला ही है s के अंदर, तो सेम एनर्जी के लिए और भी तो होते। s डिजनरेटेड नहीं है, p 3 डिजनरेटेड, d f
7 डीजनरेटेड मतलब सेम एनर्जी। अच्छा, अब बिटवीन द एक्सिस, जैसे मैं डी एक्स वाई बनाता हूं तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस डबल डंबल, ये डी एक्स वाई होगा, इसको बोलेंगे डी एक्स वाई। ये तो हो गया इसका शेप। बात है नोडल प्लेन की। एक ये रहा, एक ये रहा। नोडल प्लेन मतलब वो प्लेन जहां इलेक्ट्रॉन ना मिले, इसके अंदर मिलेगा, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर मिलेगा। तो ये प्लेन पे नहीं मिलेगा, ये प्लेन पे नहीं मिलेगा। तो नोडल प्लेन डीएक्स वाई में कितने हो गए? 2। अब बात है नाम की। देखो नोडल प्लेन कहां है, मैं दिखा भी दूं। ये नोडल प्लेन है, ये नोडल प्लेन। बात है नाम की। कौन यहां नहीं है? Z। तो एक तो XZ, एक YZ, ये दो नोडल प्लेन हो। जो नाम यहां नहीं है DXY में, कौन नहीं है? Z, ZX, ZY। अब बताओ ZYZ कैसा होगा? यहां Y लिख दो, यहां Z लिख दो, यहां DYZ लिख दो, सेम ऐसा ही होगा। तो वहां पे भी नोडल प्लेन दो होंगे, यहां पे भी दो होंगे। बात है नाम की। XY, XZ, YZ, एक ही बात है, XY YX। ये तो हो गया इन तीनों की बात खत्म। आते हैं इन दोनों पे। ये ऑन द एक्सिस से थोड़े अलग है। पहले डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे आते हैं। ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स एक्सिस यूज होगा, वाई एक्सिस यूज होगा। ये होता है ऑन द एक्सिस, ऐसा ऐसा और ऐसा। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बताओ नोडल प्लेन कितने? वापस से दो। ये वाला, ये थोड़ा सा इधर होगा, और ये वाला ये यहां से क्रॉस करेगा। ये दो नोडल प्लेन है। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के अंदर दो नोडल प्लेन। नाम कोई नाम नहीं होगा। प्लेन का नाम तो तब होगा ना जब वो एक्सिस के ऊपर होगा। जैसे ये और ये एक्सिस के ऊपर थोड़ी है, ये तो एक्सिस के बीच में है। तो दो नोडल प्लेन तो होंगे। ये बोल देंगे एट 45 डिग्री एंगल, नाम नहीं होगा। डी जेड स्क्वायर, देखो ये थोड़ा सा अलग होता है। डी जेड स्क्वायर, ये डबल डंबल नहीं होता। ये होता है एक तो डंबल ये इस तरह से, और एक इलेक्ट्रॉन की रिंग। ये जेड एक्सिस है, और ये जो इलेक्ट्रॉन की रिंग है ना, ये एक्स वाई प्लेन में है। देखो कैसा, ये जेड एक्सिस है, और इस पे ये डंबल है। ये डंबल है। अब इलेक्ट्रॉन की रिंग कहां है? ये एक्स वाई प्लेन में। जेड एक्सिस पे डंबल, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसमें इलेक्ट्रॉन की रिंग। तो ये और इलेक्ट्रॉन की रिंग ऐसे है। अब मैं ये बनाता तो तुम्हें दिखता नहीं, इसलिए इसको इस तरह से बनाया है। ठीक, जेड एक्सिस पे डंबल, एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन की रिंग है। अब यहां पे ना तुम प्लेन काट के देखो। देखो यहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा कि नहीं? इसके अंदर तो है। ऐसे काट लो, ऐसे, तो इसके अंदर भी है। ऐसे काट लो, ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन की रिंग कट हो गई। ऐसा कोई प्लेन ही नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन ना मिले। इसके अंदर नोडल प्लेन जीरो। अब जीरो तो नाम की तो बात ही नहीं। तो कोई भी डी आए, कोई भी डी, तो डी के लिए एल कितना? तो नोडल प्लेन कितना? लेकिन डी जेड स्क्वायर आ जाए तो ये फॉर्मूला मत लगाना। डी जेड स्क्वायर के लिए नोडल प्लेन होगा जीरो। ठीक है, ठीक है। क्वांटम नंबर और रूल्स तो थोड़ा सा कल होमवर्क डिस्कस कर लेंगे, फिर थोड़ा सा लास्ट क्लास में कर लेंगे। थोड़ा सा क्या, लास्ट क्लास में तो फिर पूरा ही
तो तुम सॉल्व करो और फिर डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है? चलिए, ओके।
Hello, 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 check. Hello, 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 Ice. hello, hello, बेस दबाओ राइस खोलो थोड़ी सी. hello, check, hello, 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 check, 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 hello, 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 check. Hello, hello. Hello, check. Hello, hello. hello, hello, hello,